नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर लगे होंगे। तो साथियों, कल हमने सिलेबस के बारे में बात की कि हमको इतिहास के अंदर क्या क्या पढ़ना है और कला संस्कृति के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। यानी हमने रीड का बैच प्रॉपर स्टार्ट कर रखा है। तो रीड के बैच की बात करें हम, तो हम आपको हिंदी भी पढ़ना होता है, साइकोलॉजी भी पढ़ना होता है और संस्कृत भी पढ़ना होता है, और सबसे बड़ा भाग आता है अर्थशास्त्र से। यानी लेवल सेकंड की बात करें, अर्थशास्त्र से आता है। अब अर्थशास्त्र के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने थे उसके बारे में हम कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि इतिहास के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक हमको पढ़ने हैं। अब इतिहास के बारे में बात करें अपन, तो इतिहास के बारे में सबसे पहला टॉपिक आता है अपना सभ्यता का। तो यानी आज से हम सभ्यता का टॉपिक स्टार्ट करेंगे साथियों ना। तो सभ्यता के बारे में पिछले एग्जामों को देखते हुए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में बात करें। यानी कोई भी सभ्यता है तो उस सभ्यता के बारे में पूछा जाता है कि वह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है। यानी जो भी सभ्यता विकसित हुई है ना, वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। लगभग लगभग सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित अवश्य हुई है। फिर जैसे कोई सभ्यता खोजी गई तो उसका खोजकर्ता कौन है, यानी किसके द्वारा वह सभ्यता खोजी जाती है, यानी खोजकर्ता कौन है साथियों ना। फिर इसके पश्चात आता है कि उत्खननकर्ता कौन है, यानी किसके द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है और क्या विशेषता है कि यहाँ पर कौन सी सभ्यता के अंदर कौन कौन से अवशेष मिले साथियों ना। तो ये चार पांच क्वेश्चन प्रत्येक सभ्यता से पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोह युगीन सभ्यता है या ताम्र युगीन सभ्यता है या कौन सी सभ्यता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यानी प्रत्येक सभ्यता से चार पांच प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वो बनते हैं कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है और कौन से जिले के अंदर स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि जैसे कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले के अंदर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उसका उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, खोज किसके द्वारा की जाती है और उसकी विशेषता यानी वहां पर किस किस के अवशेष मिले हैं साथियों, उनके बारे में पूछा जाता है। यानी हमको पढ़ना है वही चीज पढ़ना है जो पहले एग्जामों के अंदर पूछी गई है और आगे कौन सी पहुंची जा सकती है, वही पढ़ना है। फालतू की चीजें हमको नहीं पढ़ना है। ऐसे तो पढ़ाते तो सभी साथियों, लेकिन हमको सीमित मैटर पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे आप रेट क्लियर कर सके साथियों। तो बात करें अपन रेट के बारे में, हम बात कर चुके हैं। इतिहास के अंदर सभ्यता का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले और आगे कौन से पहुंचे जा सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो बात करते हैं, फिर आगे चलें। बिल्कुल साहब, अब हम राजस्थान इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं साथियों। हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान इतिहास का आधा पाठ होने के पश्चात ही हम राजस्थान कला संस्कृति की क्लास भी शुरू कर देंगे। अब आप सोच रहे हो कि कला संस्कृति की क्लास बीच में शुरू क्यों करोगे। जैसे राजस्थान का इतिहास है ना, तो राजस्थान के इतिहास से आधी से ज्यादा यानी 70% कला संस्कृति क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो आपको उसको पढ़ने के अंदर आसानी होगी साथियों। तो हम लगभग 40-50% क्लियर हो जाएगा ना यहाँ से पार्ट राजस्थान इतिहास का। उसके पश्चात हम कला संस्कृति की क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे साथियों। ऐसे तो कला संस्कृति आपको मैं पढ़ाऊंगा और इतिहास के कुछ भाग है जो आपको मोरपाल जी सर के द्वारा अध्ययन करवाए जाएंगे ना। तो चलो बात करते हैं। अब सबसे पहले इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास यानी राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही जानकारी होनी चाहिए आपको कि राजस्थान का इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और बात करें कर्नल जेम्स टोड के बारे में, तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? घोड़े वाले बाबा के नाम से, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जब ये घोड़े पे बैठकर जाया करते थे रियासतों के अंदर,
तो छोटे बच्चे होते थे तो देखो घोड़े वाले बाबा आ गए, घोड़े वाले बाबा आ गए, इस प्रकार से कुछ इनका नाम पढ़ा है कि घोड़े वाले बाबा, है ना, कर्नल जेम्स टोड का। तो बात, चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इतिहास के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि राजस्थान इतिहास का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। अक्सर पहले एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना था किसको, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक के पिता है ना। तो चलो आगे बात करते हैं अब सभ्यता के बारे में। अब ये सभ्यता के बारे में बात करें तो सभ्यता के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं आपको कालीबंगा सभ्यता पढ़नी है। हम राजस्थान की सभ्यता पढ़ेंगे ना, राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में हम काल सभ्यता पढ़ेंगे। यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सभ्यता पाई जाती है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कालीबंगा सभ्यताएं और जोधपुरा सभ्यताएं, बागोर सभ्यताएं, ये जो भी राजस्थान के अंदर जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों। तो सभ्यता के बारे में अध्ययन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको होनी आवश्यक है। जैसे इतिहास है, इतिहास को कितने भागों के अंदर बांटा गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और सभ्यता साथियों, सभ्यता के कितने भाग होते हैं, यानी कौन कौन से भाग के अंदर सभ्यता का वर्गीकरण किया गया है उन सब के बारे में अध्ययन कर लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान का इतिहास, यानी इतिहास को कितने भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया। अब इतिहास है, इतिहास को क्या होता है साथियों, तीन भागों के अंदर बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में, तीन भागों के अंदर। एक तो होता है प्राग ऐतिहासिक, कौन सा, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा होता है ऐतिहासिक स्थल। यानी अब तीन भागों के अंदर हमने राजस्थान के इतिहास का बांटा। अब ये प्राग ऐतिहासिक है साथियों, क्या है, प्राग ऐतिहासिक। अब ये प्राग ऐतिहासिक क्या होता है इसके बारे में भी तो जानकारी होना आवश्यक है ना। तो प्राग ऐतिहासिक होता है कि जिस, जैसे कोई इतिहास है उसकी लिखित जानकारी नहीं है, क्या, लिखित जानकारी नहीं है, लिखित जानकारी नहीं। यानी कोई भी इतिहास है, यानी जैसे आप किसी को पैसे दे दिए, क्या दे दिए, पैसे दे दिए, और आप पैसे तो दे दिए लेकिन आपके पास लिखित के अंदर नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि साहब मैंने फलाने आदमी को इतने पैसे दिए, यानी वो लिखा हुआ नहीं है। वो किसके अंदर आएगा, प्राग ऐतिहासिक के अंदर। यानी आपने, जैसे मानो आपने 2004 के अंदर किसी को 50,000 रुपये उधार दिए, कितने दिए, 50,000 रुपये उधार दे दिए साथियों ना। अब 50,000 रुपये उधार तो दे दिए आप, लेकिन आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी लिखी हुई सामग्री नहीं है, क्या, किसी भी प्रकार की कोई भी लिखी हुई सामग्री नहीं है ना। यानी आपने कोई भी कागज नहीं लिखा, कोई स्टाम्प पे नहीं लिखवाया कि साहब मैं फलाने आदमी को 50,000 रुपये दे रहा हूँ। वो किसके अंदर, प्राग ऐतिहासिक के अंदर। यानी वो कौन सा काल हो गया, कौन सा समय हो गया, वो हो गया प्राग ऐतिहासिक। यानी लिखित जानकारी नहीं है आपके पास, लिखा हुआ नहीं है कि मैंने उस आदमी को इतना पैसा दिया है। वो किसके अंदर आएगा, यानी इतिहास की बात करें अपन, पैसों की बात नहीं है ना। कि ये प्राग ऐतिहासिक क्या होता है इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है कि प्राग ऐतिहासिक यानी लिखित जानकारी नहीं है, कि लिखा हुआ नहीं है कि ये काल इसके द्वारा हुआ, ये भी हुआ ना। चलो फिर आगे बात करते हैं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक आता है। अभी आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक होता है कि लिखा हुआ तो है, क्या, लिखा हुआ तो है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सकता। यानी लिखित जानकारी तो मिलती है कि साहब लिखा हुआ है ना, लिखित जानकारी तो मिलती है इसकी, लेकिन क्या होता है ये पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। वो किसके अंदर आता है, वह आता है साथियों किसके अंदर, आद्य ऐतिहासिक के अंदर। यानी आद्य ऐतिहासिक में लिखित जानकारी तो मिलती है कि लिखा हुआ है, कोई भी इतिहास है वो लिखा गया है, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। अब जो लिखा हुआ है ना, इसकी लिपि के बारे में बात करें तो अपन कौन सी प्रकार की लिपि है, ये सर्पिलाकार लिपि के अंदर लिखा हुआ है। किसमें, सर्पिलाकार लिपि के अंदर लिखा हुआ है। किसके अंदर लिखा हुआ है भाई, सर्पिलाकार लिपि के अंदर लिखा हुआ है। क्या, आद्य ऐतिहासिक है। यानी इतिहास को तीन भागों के अंदर हमने वर्गीकरण किया, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक स्थल, है ना। अब ये ऐतिहासिक है ना, तो आद्य ऐतिहासिक, सॉरी आद्य ऐतिहासिक लिखित जानकारी तो है कि साहब मैंने उस आदमी को पैसे तो दे दिए
लेकिन वो क्या है, पता नहीं कितने दिए, समझ में नहीं आ रहा। जैसे कोई मिस प्रिंट वाला पेज आ जाए आपके, वो समझ में नहीं आए, पढ़ने के अंदर नहीं आए। अरे जैसे मानो आप हिंदी के विद्यार्थी हो, आसपास के विद्यार्थी हो, आप आपको उर्दू ला कर दे कि लो साहब ये उर्दू सब्जेक्ट है, उर्दू पढ़ा हुआ। आप सब टीचर बनोगे, टीचर बनने के पश्चात आप आसपास के टीचर भी बनोगे, हिंदी के भी बनोगे। अब उसके अंदर जैसे आप बन गए हिंदी के टीचर, किसके बन गए, हिंदी के टीचर बन गए आप। अब हिंदी के टीचर तो बन गए ना आप। अब आपको विद्यालय के अंदर जाकर बोले कि साहब लो उर्दू पढ़ाओ, आप क्या पढ़ाओ, उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाओ। तो हिंदी का टीचर उर्दू कैसे पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता। लेकिन ये लिखा तो हुआ है, उर्दू लिखा हुआ है ना, लेकिन हिंदी के टीचर की समझ में नहीं आ रहा। उसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक के अंदर क्या होता है, लिखी हुई जानकारी तो है, लेकिन वो किसी के समझ में नहीं आए दिन तक, है ना। यानी पढ़ा नहीं जा सकता, यानी हिंदी के टीचर के द्वारा जैसे उर्दू सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता, उसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक के अंदर लिखित जानकारी तो मिलती है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। अब उसकी लिपि के बारे में बात करें कि कौन सी लिपि के अंदर, सर्पिलाकार लिपि के अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको, उम्मीद है मेरे को ये आपसे। और ऐतिहासिक स्थल के बारे में बात करें, किसके बारे में, ऐतिहासिक स्थल के बारे में। लिखित साक्ष्य पढ़े जा सकते हैं, लिखित साक्ष्य यानी लिखा हुआ है, यानी कोई भी इतिहास हो क्या है, लिखा हुआ है। और पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ऐतिहासिक स्थल यानी ऐतिहासिक काल, ये क्या होता है कि इसके साक्ष्य लिखे भी हुए हैं और पढ़ा भी जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के देने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी का टीचर है कोई, है ना, अब हिंदी के टीचर को विद्यालय में जाने के पश्चात बोले लो साहब हिंदी पढ़ाइए आप, तो उसको कहाँ पर जोर आएगा पढ़ाने के अंदर, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप भी टीचर बनोगे, रेट की तैयारी कर रहे हो, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द अपनी सफलता को हासिल करें, अपने विद्यालय के अंदर आप पढ़ाने जाएं, बहुत गर्व महसूस होगा आपको। लेकिन बात कर रहे हैं अपन ऐतिहासिक के बारे में। अब ऐतिहासिक के बारे में बात की कि ऐतिहासिक ऐसा साक्ष्य जो लिखा भी हुआ है और पढ़ा भी जा सकता है, वो किसके अंदर आता है, वह आता है किसके अंदर, ऐतिहासिक के अंदर। तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल चलो आगे बढ़े। देखो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्थल। प्राग ऐतिहासिक की लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, यानी लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। और फिर आद्य ऐतिहासिक लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक स्थल लिखित साक्ष्य जो पढ़ा भी जा सकता है, बिल्कुल लिखित जानकारी नहीं। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में। अब ये पाषाण कालीन सभ्यता है ना, ये इंपॉर्टेंट सभ्यता है। इनको भी तीन भागों के अंदर हम बांटकर पढ़ते हैं, जो भी सभ्यता पढ़ते हैं उनको तीन भागों के अंदर हम बांटकर पढ़ेंगे साथियों। अब ये पाषाण कालीन सभ्यता है, इसके अंदर क्या होता था, जो पत्थर होते हैं, क्या पत्थर होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता था। अब अक्सर एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि पाषाण कालीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो वहां पर मिल जाएगा जहां पर तांबे का उपयोग किया जाता था, लोहे का उपयोग किया जाता था, पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था, या उपरोक्त सभी। तो अब आपको इसके अंदर क्या करना है कि पाषाण कालीन सभ्यता, पाषाण कालीन सभ्यता जहां पर पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता उसको क्या कहते हैं, पाषाण कालीन सभ्यता, बिल्कुल है ना। चलो अब ये पाषाण कालीन सभ्यता आ गई साहब, यहाँ पे क्या आ गई, पाषाण कालीन सभ्यता। अब इसको भी कितने भागों के अंदर वर्गीकृत कर दिया, कितने भागों में किया, अरे भाई तीन भागों के अंदर इसको वर्गीकृत कर दिया। अब तीन भागों के अंदर वर्गीकृत किया ना इसको, तो तीन भाग कौन कौन से उसके बारे में बात करें। एक तो है पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता, क्या, पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता, अरे बहुत पुरानी, पूर्व है ना, यानी बहुत समय पहले की सभ्यता, किसके अंदर, पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता। इसके पश्चात आता है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता, क्या, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता। अब ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता, और फिर कौन सा आता है, उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता, कौन सी, उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता। अरे सीधे समझो आप हो, आपके पिताजी और आपके दादाजी। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपके दादाजी है ना, आपके दादाजी के पास मोबाइल नहीं था, फिर आप हैं आपके पिताजी, आपके पिताजी कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे,
तो कौन सा? कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे। अभी भी लगभग लगभग सभी कीपैड वाले मोबाइल यूज करते हैं। जैसे आपके पिताजी के पास कीपैड वाला मोबाइल होगा, लेकिन आप क्या है साथियों, एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो। उसी प्रकार से यानी आपके दादाजी का समय पूर्व पाषाणकालीन समय, आपके पिताजी का समय मध्य पाषाणकालीन सभ्यता, और आपका समय उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता है। समझाने के लिए दिल पे मत लेना। तो आगे बढ़े। अब पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता है। अब पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के अंदर क्या होता है साथियों, कि जो पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है, अग्नि से प्रेरित थे। क्या थे? अग्नि से प्रेरित थे, लेकिन उनको पहिए का प्रयोग परिचित नहीं थे। जो पहिया होता है उससे परिचित नहीं थे। यानी अग्नि का पता तो था उनको कि हाँ अग्नि है, लेकिन उससे परिचित नहीं था। जिस प्रकार से आपके पिताजी के पास मोबाइल है वो तो है, लेकिन आपके दादाजी को पता तो है कि अपने बेटे के पास मोबाइल है, लेकिन उसको चलाना नहीं आता। उसी प्रकार से क्या है कि जो पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता है ना, इसके अंदर नोट कर सकते हो आप साथ के साथ, है ना, मानव मानव अग्नि से परिचित। मानव अग्नि से तो परिचित था, लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। परिचित नहीं। आए बात समझ में? यानी पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता मानव अग्नि से परिचित तो था, लेकिन उसको पहिए से परिचित नहीं था। जो पहिया होता है उससे क्या था, परिचित नहीं था। उसके पश्चात आता है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता। कौन सी आती है भाई? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता। अभी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है साथियों, तो इसके बारे में बात करें कि अभी मैंने आपको उदाहरण सहित बता दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, कृषि कृषि व पशुपालन। पशुपालन यानी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, इसके अंदर कृषि भी की जाती थी और पशुपालन भी किया जाता है। इनसे क्या थे, वो परिचित थे। जैसे आपके पिताजी कीपैड वाले मोबाइल से परिचित है ना, उसी प्रकार से जो पुराने जो मानव थे वो क्या थे, कृषि से और पशुपालन से परिचित थे साथियों। किससे परिचित थे? बिल्कुल, है ना, कृषि व पशुपालन से परिचित थे। अब इसके पश्चात आता है उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है? उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता आती है साथियों। अभी ये उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता आ गई है ना। अब इसके अंदर क्या होगा साथियों, कि किसे उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता कहेंगे हम, ये भी तो जानना आवश्यक है ना। ये तो हमने उदाहरण के माध्यम से देख लिया कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके पिताजी के पास कीपैड मोबाइल है, और आपके दादाजी के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। यानी अब हम बात करें पहिए से वास्तविक परिचित थे साथियों। कहीं किससे? पहिए से वास्तविक परिचित थे। जो पहिया है साथियों, पहिए को अच्छी तरीके से ये परिचित थे साथियों। ये हमने देखा किसके बारे में? पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में। बिल्कुल। अब एक शॉर्ट देख लेते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता किसे कहते हैं? पत्थरों के औजारों का प्रयोग। पाषाणकालीन सभ्यता के अंदर पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इसको हम तीन भागों के अंदर बांटते हैं। एक तो पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता, दूसरा है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता, और तीन नंबर पे उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता। पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के अंदर मानव अग्नि से परिचित था, लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता आ गई। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता कृषि व पशुपालन से परिचित है। उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अंदर पहिए से वास्तविक परिचय होता है। किस काल के अंदर? उत्तर पाषाण काल के अंदर साथियों। ये हमने जाना। अब हम आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तो साथियों फिर आती है ताम्रयुगीन सभ्यता। यानी ताम्रयुगीन सभ्यता किसे कहेंगे अपन? जिस समय तांबे का उपयोग किया जाता था, यानी तांबे के औजारों का उपयोग किया जाता था, तो उसे क्या कहते हैं हम? ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि साहब जिस सभ्यता के अंदर तांबे के औजारों का प्रयोग किया जाता था उसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है साथ। फिर आती है कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी आती है? कांस्य युगीन सभ्यता आती है साथ। अब एक कांस्य युगीन सभ्यता आती है ना, तो इसके अंदर क्या होता था? कांस्य के उपकरण बनाए जाते थे। किसके? कांस्य के उपकरण बनाए जाते थे, कांस्य के औजार बनाए जाते थे। तो वो किस सभ्यता के अंदर? आपसे पूछ सकता है कि कांस्य के औजार कौन से काल के अंदर बनाए जाते थे?
वो कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अब बात करें कांस्य के बारे में, किसके बारे में? कांस्य के बारे में। अब ये कांसा है ना साथियों, ये किससे मिलकर बना होता था साथियों? ये कांसा बना होता था तांबा और टीन से। किससे? तांबा व टीन से बना होता था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कांसा किससे बना होता था? कांसा बना होता था तांबा व टीन से, कांसा बना होता था साथियों ना, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर आता है लोह युगीन सभ्यता, जिससे आप सभी परिचित हो। आप बाइक भी चलाते हो तो वो भी लोहे की बनी होती है, और जो भी औजार होते हैं, कुदाली होती है, फावड़ी होती है, यानी कृषि के अंदर जो भी उपकरण काम में लेते हो आप, वो किसके बने होते हैं? लोहे के बने। अरे कम से कम आपका ट्रैक्टर तो देखते हो ना आप, आपका ट्रैक्टर किससे बना हुआ है? लोहे से बना हुआ है ना। अब जैसे आपने, आने वाली पीढ़ी आएगी तो कि अरे हमारे पिताजी तो, हमारे परदादा, हमारे कौन जो भी पुराने मानव कहेंगे अपन को, तो आने वाली पीढ़ियां वो किससे, वो लोहे से परिचित थे साहब। अब वो कौन सी सभ्यता हो गई? लोहे से परिचित थे साहब, तो लोह युगीन सभ्यता हो जाती है। कौन सी हो जाती है? लोह युगीन सभ्यता हो जाती है। तो फिर आगे बात करते हैं अपन। चलो ये हमने देखा ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता। जो भी सभ्यता पढ़ेंगे अपन, क्या जो भी सभ्यता हम अध्ययन करेंगे ना, तो उसके अंदर क्या करेंगे कि देखो, जैसे कालीबंगा सभ्यता है, क्या कालीबंगा लोह युगीन सभ्यता है, या कांस्य युगीन सभ्यता है, या ताम्र युगीन सभ्यता है? ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जैसे कोई भी दे देगा, जैसे मानो आप कालीबंगा सभ्यता दे देगा आपको, कि कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? लोह युगीन है, ताम्र युगीन है, या कांस्य युगीन सभ्यता है? यानी हम जो भी सभ्यता का अध्ययन करेंगे, उनका साथ के साथ ही हम देखेंगे कि ये कौन सी सभ्यता है, लोह युगीन है, कांस्य युगीन है, या ताम्र युगीन सभ्यता है। तो आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सभ्यता का। किसका स्टार्ट होता है साथियों? सभ्यता का टॉपिक स्टार्ट होता है कि चलो सभ्यता हम अध्ययन कर लेते हैं। अब सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो कौन से जिले के अंदर स्थित है भाई? जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ के अंदर है। अरे कहाँ पे है कालीबंगा सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ के अंदर क्या है? कालीबंगा सभ्यता है। चलो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है कि कालीबंगा सभ्यता तो हनुमानगढ़ के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है भाई साहब कि कालीबंगा सभ्यता तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? सरस्वती नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी, घग्गर नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी, नट नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी, द्वेस्वती नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी जो घग्गर नदी है इनके उपनाम है। घग्गर नदी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी, सरस्वती नदी, नट नदी, द्वेस्वती नदी, इन नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। अब चलो बात करते हैं कि अब कालीबंगा सभ्यता है ना, ये कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी बताओगे आप? घग्गर नदी। कौन सी बताओगे? घग्गर नदी। चलो ऑप्शन के अंदर आपको एग्जाम के अंदर घग्गर नदी नहीं दिया तो कौन सी बताओगे? सरस्वती नदी दे सकता है आपको। कौन सी दे सकता है? सरस्वती नदी। चलो सरस्वती नदी भी न मिले आपको तो वहां पर नट नदी भी आपको देखने को मिल सकती है। कौन सी? नट नदी भी आपको देखने को मिल सकती है ना। और कौन सी देखने को मिल सकती है? द्वेस्वती नदी। कौन सी? द्वेस्वती नदी भी आपको वहां पे देखने को मिल सकती है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़े। चलो कालीबंगा सभ्यता का स्थान देख लिया कि कौन से जिले के अंदर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की। यानी कोई भी चीज की खोज करते हैं तो उनका नाम तो आना जरूरी होता है ना। अब इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि कालीबंगा सभ्यता किसने खोजी। तो कालीबंगा सभ्यता किसके द्वारा खोजी जाती है? बिल्कुल, वास्तविक खोजकर्ता कौन है इसका? खोज किसके द्वारा की जाती है? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की जाती है किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है साथियों? खोज की जाती है किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा खोज की जाती है। अब चलो अमलानंद घोष के द्वारा
इसकी खोज तो कर ली साथियों, लेकिन ये खोज कौन से वर्ष की जाती है, किस सन के अंदर इनकी खोज की जाती है? तो 1952 के अंदर। कब खोज की जाती है इसकी? 1952 के अंदर खोज की जाती है। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की। किसके द्वारा की जाती है? अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। अब फिर आता है कि इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया? क्या? कि उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है साथियों? तो उत्खनन कार्य करवाया जाता है किसके द्वारा? उत्खनन कार्य। अब उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाए जाते हैं? उत्खनन कार्य करवाए जाते हैं, एक तो है बृजवासी लाल, जिसको हम वी लाल कहते हैं। क्या? बृजवासी लाल। बृजवासी लाल। बृजवासी लाल इनके द्वारा की जाती है। और इनका शॉर्ट नाम भी पूछ सकता है, बीवी लाल। कौन? बीवी लाल। ये भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, और पूरा नाम भी देखने को मिल सकता है। अब कोई भी कार्य है तो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी आप मकान बना रहे हो तो उसका कार्य आप अकेले नहीं कर सकते, यानी दो की आवश्यकता होती है, तीन की भी हो सकती है। लेकिन कालीबंगा सभ्यता है, इसका उत्खनन कार्य दो लोगों के द्वारा करवाया जाता है। अब और कौन है? एक है बीके थापर। कौन? बीके थापर। एक तो है बृजवासी लाल और दूसरे है बीके थापर। अब चलो, बीके थापर तो लिख दिया मैंने। अब बीके थापर का पूरा नाम किसको पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अन्यथा फिर मेरे को ही बताना पड़ेगा। बीके थापर। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी किया करें कि हाँ सर, आपका पढ़ाया हुआ हमको समझ में आ रहा है। तो उससे क्या है, हमको भी एनर्जी मिलती है कि हाँ, हमारे द्वारा पढ़ाए हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ रहा है, मेरे प्यारे भाइयों को समझ में आ रहा है। तो और जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा कि देखो, यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट आपको कोई भी नहीं देगा पढ़ने के लिए फ्री के अंदर। आपको क्या होगा, दो क्लास दे देंगे यूट्यूब के अंदर, तीन क्लास दे देंगे। और क्या है, एजुकेशन सेक्टर को तो बिजनेस बना रखा ही है। और जाए, चलो हमारा फलाना फलाना ऐप है, उस पे आ जाइएगा आप, वहाँ पे आप कोर्स लीजिएगा, इतने में आपको कोर्स मिलेगा। फिर आप क्या हो, उनके एक दो वीडियो अच्छे डाल देते हैं और फिर उनके आप क्या हो जाते हो, फैन हो जाते हो। तो आप वहां से 2,000 का कोर्स परचेज करते हो। लेकिन इतना सस्ता कोर्स नहीं, 5,000 रुपये का रेट का कोर्स लोगे ना आप कहीं से भी, तो 5,000, 5 या 6 हज़ार रुपये बिना आपको कोर्स मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो किराड़ू क्लासेज की टीम है, उनके द्वारा आपको निःशुल्क यूट्यूब के ऊपर रेट का कंप्लीट बैच आपको नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन हमारे द्वारा करवाया जाएगा। तो ये विश्वास रखें कि यहाँ किराड़ू क्लासेज से हमको यू देखना है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो अब हम बात करें किसके बारे में? उत्खनन कर्ता के बारे में, यानी उत्खनन कार्य कौन किस किस के द्वारा करवाया जाता है। तो हमने देखा बृजवासी लाल के द्वारा, यानी बी वी लाल के द्वारा करवाया जाता है साथी। और एक कौन? बालकृष्ण के द्वारा। किसके? बालकृष्ण के द्वारा। बालकृष्ण थापर के द्वारा। किसके द्वारा? बालकृष्ण थापर के द्वारा करवाया जाता है साथियों। अब कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। पहले भी बहुत सारे एग्जाम हुए, रीट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है ना, उसके अंदर यह पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ बताइए। क्या? कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो आपको बताना है, जो कालीबंगा सभ्यता है ना, इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है कि साहब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ तो हमको पता है क्या है, काली चूड़ियां। क्या है रे भाई साहब? काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है क्या है? काली चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ है किसका? कालीबंगा सभ्यता का। अब देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लें। अब दे देगा आपको यहाँ पे क्या, काली चूड़िया का संबंध है। काली चूड़िया का संबंध है। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि काली चूड़ियों का संबंध है। अब आप देखोगे किससे, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा चूड़ियों से, चूड़ियां। दूसरा ऑप्शन दे देगा कौन सी, कालीबंगा सभ्यता, तोप से। या फिर एक ऑप्शन कोई सा भी डाल देगा आपको, एक डाल देगा सब
हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। और लास्ट में आ जाएगा कि अब 5 ऑप्शन आने लगे ना एग्जाम के अंदर, तो 5 ऑप्शन भी ऐड कर देगा इसके अंदर। तो आपको बताना है काली चूड़ियों का संबंध है क्या चूड़ियों से, या कालीबंगा से, या तोप से, या हड़प्पा सभ्यता से। तो आप क्या करो, अरे काली चूड़ियों का संबंध है तो चूड़ियां तो काली भी होती है, तो आप क्या करेंगे आगे जल्दीबाजी के अंदर कि चलो अरे साहब चूड़ियों के बारे में पूछा होगा। अरे आगे भी ऑप्शन को पढ़ना होता है, तो आपको बताना है काली बंगा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? काली चूड़ियों का संबंध किससे है? काली चूड़ियों का संबंध है भाई साहब काली बंगा सभ्यता से है। किससे है? काली चूड़ियों का संबंध काली बंगा सभ्यता से है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो ये हमने एक क्वेश्चन के ऊपर ये क्वेश्चन साथ के साथ इसलिए बता रहे हैं हम आपको, एक बार 2018 के अंदर रेट की परीक्षा हुई थी। किसकी? रेट की। उसके अंदर पूछ लिया है क्या? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, हाथी का नाम पूछ लिया। किसका नाम पूछ लिया? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा। अब महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा ना, तो उस जो पेपर बनाते हैं ना वो बहुत माइंडेड होते हैं साहब। क्या होते हैं? माइंडेड होते हैं। उनके अंदर पता नहीं दिमाग बहुत सारा होता है। अब उसने क्या किया, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा। अब फिर क्या किया? चेतक। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा डाल दिया? चेतक डाल दिया। दूसरे ऑप्शन में राम प्रसाद डाल दिया। अब जो विद्यार्थी थे ना जल्दीबाजी वाले, वह क्या किया, अरे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, क्वेश्चन को सही देखा ही नहीं कि महाराणा प्रताप के हाथी का पूछा है या घोड़े का नाम पूछा है। तो जल्दी जल्दी के अंदर क्या करके आ गए साहब, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, घोड़े का नाम पूछा है। अरे यार कौन से एलकेजी वाले क्वेश्चन दे दिए, नर्सरी वाले क्वेश्चन। ये तो हम छोटे थे तभी जानते थे कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक है। तो क्या है यहाँ पे सही ढंग से पढ़े नहीं, हाथी की जगह क्या पढ़ लिया? घोड़ा पढ़ लिया। और घोड़े की जगह क्या करके आ गए? चेतक करके आ गए। और जैसे एग्जाम देकर एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो फिर पता चलता है कोई बहुत सारे साथी मिल जाते हैं कि अरे यार महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा है। और कितना सरल फिर हमारे नए हमारी तरह के साथी होते हैं, अरे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा था वो। तो फिर अरे यार भाई ये क्वेश्चन तो मेरे गलत हो गया। तो एग्जाम के अंदर जल्दीबाजी भी नहीं करनी चाहिए, यानी आराम से ऑप्शन को पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए कि क्या खाना चाह रहा है क्वेश्चन। फिर ऑप्शनों के ऊपर आपको विचार विमर्श करना चाहिए। उसके पश्चात आपको ओमर शीट के अंदर गोला करना चाहिए। ऐसी गलती आपको नहीं करनी, आप तो बहुत समझदार हो ना। चलो हम देख रहे थे सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने बात की, शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ के अंदर है। नदी के बारे में बात की, घग्गर नदी, सरस्वती नदी। खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 के अंदर की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमलानंद घोष के द्वारा खोज की जाती है सन 1952 के अंदर। और किसकी की जाती है? कालीबंगा सभ्यता की जाती है साथियों। अब इसकी जानकारी किसके द्वारा दी जाती है? जो कालीबंगा सभ्यता है इसके उत्खनन करने की जानकारी किसके द्वारा दी जाती है? तो ये एक क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि जानकारी किसके द्वारा दी जाती है। तो कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी जाती है एलपी टेसीटोरी के द्वारा, टेसीटोरी के द्वारा ये जानकारी दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जानकारी